आदाब, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। चुनाव आयोग एक ऐसी संस्था जो इंडिपेंडेंट और निष्पक्ष हुआ करती थी, जिसकी बहुत इज्जत थी, जिसको लोग और इज्जत और एहतराम की नजर से देखा करते थे, क्योंकि उसका काम था देश भर में निष्पक्ष तरीके से इंडिपेंडेंटली चुनाव कराना। यानी कि देश के सबसे महत्वपूर्ण जो प्रक्रिया है, जो चुनाव है, उसको कराना और उसकी तमाम चीजों को देखना। अब वही चुनाव आयोग और उस चुनाव आयोग में काम करने वाले यानी कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं या उनके जो सहयोगी हैं, वो सब अब सवालों के घेरे में हैं। चौतरफा वो घिरे हुए हैं। चुनाव आयोग और सिर्फ चुनाव आयोग की बात हो रही है, खासतौर पर बिहार के इलेक्शन के बाद। और जब से 12 राज्यों की चुनावी जो प्रक्रिया है वो जो शुरू हो गई है, जो माफ कीजिएगा, जो एसआईआर की प्रक्रिया जो शुरू हो गई है, उसके बाद से चारों तरफ सिर्फ हंगामा देखने के लिए मिल रहा है। क्योंकि जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई है, बीएलओज, हर रोज किसी ना किसी वजह से किसी ना किसी राज्य में उनकी जान जाने की खबरें सामने निकल कर आ रही हैं। और अब हालत ये है कि वही जो बीएलओज हैं, आज वो कोलकाता में सड़कों पर उतरे। चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर उन्होंने एक तरह से धरना दिया। चुनाव आयोग हाय हाय के नारे उन्होंने लगाए। मैं आपको दिखाना चाहूंगी वो वीडियो, जहां पर बीएलओज इकट्ठा होकर चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने वो इकट्ठा हुए हैं कोलकाता में। हाय हाय के उन्होंने नारे लगाए हैं, क्योंकि उनके ऊपर जिस तरह से काम का प्रेशर डाला जा रहा है, लगातार कोई आत्महत्या पर करने पर मजबूर हो रहा है, किसी की हार्ट अटैक की वजह से जान जा रही है, तो कोई वर्क प्रेशर नहीं ले पा रहा है। और अब तक का जो आंकड़ा है, जो टीएमसी के जो सांसद हैं डेरेक ओब्रायन जो हैं, उनकी तरफ से ये ट्वीट किया गया है और ये 3-4 दिन पहले का ट्वीट है, यानी कि इसमें नंबर और बढ़ गए होंगे। उन्होंने ट्वीट करके ये बताया है कि अब तक 31 के करीब जो बीएलओज हैं उनकी जान चली गई। बाकायदा तौर पर उन्होंने लिस्ट इसको लेकर जारी की है और उस लिस्ट में ये सिर्फ बीएलओज नहीं बल्कि उनके नाम हैं। वो जीती जागती सांस लेती जिंदगियां थी, जिनके ऊपर अपनी घर की जिम्मेदारी थी, जो अपने पीछे एक परिवार छोड़कर चले गए हैं। लेकिन चुनाव आयोग है कि उसके ऊपर किसका कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। वो अपनी इस ढिठाई पर उतरे हुए हैं कि 1 महीने में बस उनको इस पूरी प्रक्रिया को खत्म करना है। सवाल यही है कि आखिर इतनी इमरजेंसी क्यों है, आखिर इतनी आफत क्यों आ पड़ी है चुनाव आयोग के ऊपर, ज्ञानेश कुमार के ऊपर, कि वो इन राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज में इतने आनन फानन में ये एसआईआर की प्रक्रिया को संपन्न करना चाहते हैं। जाहिर सी बात है कि इसमें वो तमाम चीजें जो विपक्ष सवाल उठा रहा है कि एसआईआर के जरिए दरअसल एक के बाद एक उन्हें जो राज्य हैं उन पर कब्जा करना है भारतीय जनता पार्टी को। ये भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की मिली भगत है। बिहार में हमने देख ही लिया, लाखों की तादाद में नाम कटे, लाखों की तादाद में नाम ऐड हुए, किस तरह की पूरी धांधली हुई और उसके बाद सत्ता में कौन काबिज हुआ। 90% के स्ट्राइक रेट से एनडीए, भारतीय जनता पार्टी। और अब यही प्रक्रिया पश्चिम बंगाल में और दूसरे राज्यों में शुरू हो गई है। ममता बनर्जी ने पूरी तरीके से मोर्चा खोल दिया है। मैं टीम से कहूंगी कि अगर वो वीडियो तैयार हो गई हो तो वो वीडियो में दिखाएं, उन विजुअल्स को दिखाएं जहां पर बीएलओ सड़कों पर उतरकर हाय हाय के नारे जो हैं वो लगा रहे हैं चुनाव आयोग के बाहर खड़े होकर, और ये बता रहे हैं कि कैसे उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है, उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है और अब वो इसे सहने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि ये तस्वीर आप देखिए, वॉल्यूम आप अप करिए ताकि हम आवाज भी सुन सकें।
এটা কোথায় হবে? বসাতে পারছে না, জ্বালানো পারছে না। আনছে ঘুরে নিয়ে আসছে এই জায়গা নিয়ে আসছে। চলো না ওর পিছনে আসছে এইটা বলছে আসছে দাঁড়া এখানে নিয়ে আসছে। तो आपने देख ली तस्वीरें और किस तरह से इलेक्शन कमीशन का उनके हाथ में पुतला तक है और यहाँ पर हाय हाय के नारे लगाए जा रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि उनके ऊपर जिस तरह का वर्क प्रेशर है बीएलओस के ऊपर, जान के एक तरह से उनकी जान पर बन आई है और वो 8-10 घंटे अपनी नौकरी करने के बाद ये एक्स्ट्रा काम वो भी इस तरह से, इस इमरजेंसी में, इस तरह की सिचुएशन में वो नहीं कर सकते हैं। इसको लेकर तृणमूल कांग्रेस ने ट्वीट भी किया है इसी को लेते हुए और उन्होंने कहा है कि जब एक तथाकथित निष्पक्ष संवैधानिक संस्था, भारत की चुनावी निगरानी करने वाली, लोकतंत्र की रखवाली करने वाली, एक ही पार्टी, एक ही आदमी की खिदमत के लिए काम करने वाली प्राइवेट एजेंसी की तरह व्यवहार करने लगे तो क्या मिलता है? मिलती है जनता की बड़े पैमाने पर वोट से बेदखली, मिलती है दहशत और अफरा तफरी, मिलती हैं मौतें। ये अंग्रेजी में ट्वीट है, मैं हिंदी में अनुवाद आपको करके बता रही हूं। बीजेपी ने और ईसीआई ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बेझिझक मिलीभगत में एक जहरीले राजनीतिक हथियार तैयार किया है, साइलेंट इनविजिबल रिगिंग, यानी कि एसआईआर को उन्होंने नया नाम दिया है साइलेंट इनविजिबल रिगिंग। एक ऐसा हथियार जो लोकतंत्र को भीतर से खोखला कर देता है, सिर्फ और सिर्फ सत्ता में बैठे लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए। एसआईआर की प्रक्रिया जिसमें महीनों की बारी घर घर जाकर जांच पड़ताल की जरूरत होती है, उसे बेतहाशा जल्दबाजी में लागू कर दिया गया है, जबकि ये जानते हुए भी कि भारत की चुनावी मशीनरी इतने बड़े पैमाने की पुनरीक्षण प्रक्रिया के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और अब उसके नतीजे में डरावनी ये सावगोई के साथ ये सामने आ रहा है कि बीएलओस भारी दबाव में टूट रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, ड्यूटी पर मर रहे हैं या खुदकुशी कर रहे हैं, क्योंकि तंत्र को बीजेपी के इशारे पर एक ऐसा हथियार बना दिया गया है जिससे इंसान सिर्फ कुर्बानी का सामान बनकर रह गया है। एक पार्टी जो लोगों की जान जाने को भी अपने रास्ते की धूल समझती है, वो दरअसल एक शिकारी मशीन है जो डर, अराजकता और इंसानी तकलीफ पर पलती है। सत्ता की पूरी तरह से भूखी बीजेपी इतनी बेकाबू, इतनी बेलगाम हो चुकी है कि उसके लिए अब खून की भी उसको उसकी चुनावी भूख एक सामान्य खर्च बन चुकी है। यानी कि वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये एक तरह से इस पर भी किसी तरह की पाबंदी लगाने के लिए तैयार नहीं है और ये चुनाव आयोग और बीजेपी की मिली भगत है जो लोगों के खून पर सिर्फ और सिर्फ सत्ता हासिल करना चाहती है। जिस तरह से लगातार ये आंकड़ा अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इसको लेकर राहुल गांधी से लेकर और मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, तमाम लोगों ने इसको लेकर मोर्चा खोल दिया है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग पूरी बेशर्मी और ढिठाई पर उतरा हुआ है, इसे उससे लेकर कोई फर्क नहीं पड़ता है। सोचिए, चुनाव आयोग के लिए बीएलओस काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी चुनाव आयोग की तरफ से, ज्ञानेश कुमार गुप्ता की तरफ से नहीं की गई है, जैसे इनकी जानों की कोई कीमत ही नहीं है। जैसे आपने भेड़ बकरियों की तरह इनसे आप काम करवा रहे हैं, इनसे इनको हकवा रहे हैं। एक तरफ जनता परेशान हो रही है अपने उस एक वोट देने के लिए जो उसका सबसे जरूरी अधिकार है, और दूसरी तरफ जिनको इस काम में लगाया गया है वो अपनी जान दे रहे हैं। तो सोचिए ये किस तरह का चुनावी तंत्र तैयार किया जा रहा है, जहां पर जाने जा रही हैं, जहां पर आत्महत्या हो रही है लोगों के लिए। लोग अपने ऑफिस के काम छोड़कर, जरूरी काम छोड़कर एसआईआर के फॉर्म भरने में लगे हुए हैं, क्योंकि इसको एक इमरजेंसी सिचुएशन की तरह बना दिया गया है। दावा किया जा रहा है शुद्धिकरण का,
वोटर लिस्ट का, लेकिन उसके नाम पर क्या किया जा रहा है और किस पार्टी को फायदा पहुंचाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये देश एक पार्टी, एक नेता, एक पार्टी सिस्टम और एक नेता के सिस्टम की तरह जो है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यही सब आप यहाँ पर देख रहे हैं। आखिर कब थमेगा ये सब कुछ? आखिर ये सवाल उठ रहा है कि क्या एसआईआर खत्म होगा? क्या इन जानों की कुर्बानी के बदले, क्या एवज एसआईआर को क्या रोका जाएगा? अभी तो ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन आखिर ये सब कुछ किस तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? पार्टियां आंदोलन कर रही हैं, वो अपना एतराज जता रही हैं, चिट्ठियां लिख रही हैं, बीएलओज प्रदर्शन कर रहे हैं, लोग जो हैं वो इस पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन एक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, जो फुल सपोर्ट कर रही है, बल्कि स्पोक्स पर्सन बनी है वो इलेक्शन कमीशन का, और इलेक्शन कमीशन स्पोक्स पर्सन बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी का। यही कहना है विपक्ष का। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसी पर बात करेंगे कि आने वाले जो इलेक्शंस हैं उससे पहले जो एसआईआर कराया जा रहा है और जिस निर्मम तरीके से कराया जा रहा है उसका आखिर क्या होने जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अभी 12 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में है। आपको ये पता है कि चुनाव आयोग ये कह चुका है कि पूरे देश में होना है, यानी कि जो बाकी के बचे राज्य हैं उनमें भी होना है। और मैं आपको यही बता दूं कि इसको लेकर केरल सरकार जो है उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 26 तारीख को एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में भी जो लगातार सुनवाई चल रही है उस पर फिर से सुनवाई होनी है और ये तय होना है कि ये संवैधानिक है भी या फिर नहीं। लेकिन उस सब के बीच ये प्रक्रिया जारी है। आप सोचिए, अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह देता है कि ये संवैधानिक नहीं है तो फिर क्या बिहार का इलेक्शन जो है वो क्या कैंसिल हो जाएगा? क्योंकि अभी अगर इसकी संवैधानिकता ही तय नहीं हुई है तो आखिर किस बिना पर ये बिहार का इलेक्शन करा लिया गया? ये सवाल तो सुप्रीम कोर्ट पर भी है, ये सवाल आप चुनाव आयोग पर भी है और तमाम जो इस तरह की संस्थाएं हैं उन सब पर है। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए ताकि चर्चा का हम आगाज करें। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। 2 मेहमानों को फिलहाल आप देख सकते हैं। अरुण दीक्षित जी हैं, जाना माना चेहरा है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं। अरुण जी, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ इंडिपेंडेंट एनालिस्ट सिद्धार्थ जी जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ जी, बहुत स्वागत आपका भी कार्यक्रम में। अरुण जी, शुरुआत में आपसे करूंगी। अब नौबत ये आ गई कि जब उनकी कोई सुन नहीं रहा, उनकी जाने जा रही हैं बीएलओज की। 31 का आंकड़ा, ये तो वो है जो ऑफिशियल हमें दिख रहा है और ये 4 दिन पहले का ट्वीट है डेरेक ओब्रायन का, यानी कि इसमें इजाफा हो चुका होगा। और कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है चुनाव आयोग पर, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है बीजेपी पर। मतलब ऐसा लग रहा है कि बेशर्म और ढिठाई की सारी हदें पार कर दी गई हैं। हालत ये हो गई कि उन्हें अपना कामकाज छोड़कर सड़कों पर आना पड़ रहा है। लोगों को कामकाज छोड़कर एसआईआर के फॉर्म भरने में लगे हुए हैं। जो काम 6 महीने, साल भर में आसानी से हो सकता है उसे 1 महीने में कराया जा रहा है। और आप ये देखिए कि ये प्रक्रिया चल रही है और अब बिहार के बाद बंगाल का इलेक्शन हो जाएगा। फिर रुकेगा कब ये? बुशरा जी, एक पक्ष और है। आप अभी बंगाल की बात कर रहे थे। बंगाल में चलिए, तृणमूल कांग्रेस की सरकार है तो वहां आवाज उठा ली लोगों ने। मध्य प्रदेश में आज की तारीख तक 5 लोग मर चुके हैं। बहुत सारे लोग बीमार पड़ गए तनाव की वजह से, क्योंकि यहां तो 28 में चुनाव होना है। लेकिन वो प्रेशर जो पूरा बिल्ड किया गया है, देखिए कितना सच है मैं अभी नहीं कह सकता। लेकिन आज मेरी बात हो रही थी एक वरिष्ठ नेता बीजेपी के, तो उन्होंने जो बात बताई है, ये ऐसी बात में हमने उनसे पूछा कि भाई इतना प्रेशर क्यों इतनी 1 महीने में ही सब क्यों कर रहे हो? तो बोले देखिए आपको समझ में नहीं आएगा। दरअसल तैयारी बंगाल नहीं है, तैयारी 240 के आंकड़े को ठीक करने की है। इतनी जल्दी एसआईआर करा के जितनी छटनी करानी है जो कुछ कराएंगे, और मोदी जी मध्यावधि चुनाव कराने वाले हैं। ये बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता का आकलन है। और बोले आप कुछ भी कोई कर ले, चारों तरफ बात यही हो रही थी, कहां एसआईआर चल रही है और किस युद्ध, 1 महीना ही क्यों? तो अरुण जी, आप बड़ी गंभीर बात बोल रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि ये पूरी एसआईआर की प्रक्रिया करके मध्यवर्ती चुनाव कराया जाएगा और फिर इसके जरिए वो 300 और 400 पार की जो बात करते हैं वो पार किया जाएगा और फिर वो सब कुछ किया जाएगा जो धीरेन्द्र शास्त्री सड़कों पर कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की जो बात कर रहे हैं। जी, ऐसा बीजेपी के लोगों का मानना है और बड़े लोगों का। उन्होंने जो बात कही, उन्होंने कहा कि जो कर्मचारी मरे जिए कोई फर्क नहीं पड़ता।
ज्ञानेश कुमार गूंगे बहरे भी नहीं है, देख सब रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों के लिए नहीं बोल रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात करूं, उत्तर प्रदेश की बात करूं, उत्तर प्रदेश में तो चुनाव 27 में है, मध्य प्रदेश में 28 में है, असम में एसआईआर हो नहीं रहा है, सबसे पहले बंगाल। तो बाकी राज्यों को क्यों? उसकी वजह यह है कि अभी तैयारी जो 240 पे अटक गया था उसके लिए, क्योंकि बिहार में 90% का आंकड़ा आ गया। अगर उत्तर प्रदेश में वो जो लॉस हुआ लोकसभा की सीटों का, वो एसआईआर के बाद भरपाई हो गई, तो फिर तो वही सब होगा, मनमानी होगी, संविधान भी बदला जाएगा। ये एक मैसेज है, ये एक नैरेटिव है जो बीजेपी के भीतर चल रहा है, ये उनका कहना है। और जितनी आप स्पीड देखिए, आप ये देखिए कि कितनी ताकत लगाई जा रही है। मैं मध्य प्रदेश के कुछ कलेक्टर्स को जानता हूं, रात के 2-2, 3-3 बजे तक बैठकें कर रहे हैं, 1 महीने में खत्म करना है। महिला टीचर्स और बाकी एम्प्लॉइज को काम पे, उनके साथ ऐसे दुर्व्यवहार किया जा रहा है जैसे वो जानवर हो। 5 की जान जा चुकी है और मुझे लगता है महीना पूरा होते होते ये आंकड़ा बहुत बढ़ जाएगा। असंतोष है, लेकिन बंगाल में तो ठीक है, तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, यहां क्या करें, यहां तो बीजेपी की सरकार है और कहा गया है करो। तो इतनी जल्दबाजी के पीछे यह है कि 240 के आंकड़े को खत्म करके एसआईआर के बाद जैसा बिहार में हुआ वैसा पूरे देश में करके, कम से कम उत्तर भारत में, तो वो आंकड़ा हासिल कर लेंगे जिसके आधार पर अपनी मर्जी के मुताबिक फैसले कर लें। और उसके बाद फिर जो होता रहे सो होता रहे। असल खेल ये है, बंगाल निशाना नहीं है, बंगाल अब उनकी मंजिल नहीं है। बंगाल में जीते हारे वो तो अलग बात है, असली मंजिल दिल्ली में 400 पार का जो नारा था उस तक पहुंचना है। और अगर 90% का यही निकला तो फिर तो सब हो जाएगा। असल गेम यहां है। और हर राज्य में आप देखिए, उत्तर प्रदेश से भी संपर्क है, हम लोग मूल निवासी हैं, वहां बात होती रहती है। समझ नहीं आ रहा है, बेचारे जो बीएलओज हैं कुछ कम पढ़े लिखे हैं, तो उनको यही पता नहीं कि करना क्या है। और 2003 का आंकड़ा कौन ढूंढे, कहां से लाए, जो लोग घर बदल गए हैं। इतनी मारामारी हो रही है और ऊपर से दबाव का, एक तो जमीन पर उनको सहयोग नहीं मिल रहा, दूसरा ऑफिसर्स जो दुर्व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि उनके साथ हो रहा है। तो इस वक्त जो पूरे एसआईआर के जरिए एक ऐसा अंतर विरोध चल रहा है कि छोटा एम्प्लॉय पिस रहा है, बड़ा एम्प्लॉय अलग गाली खा रहा है, सब चुनाव आयोग के नाम पे हो रहा है। और असली गेम जो है, असली गेम नरेंद्र मोदी जी का है, राज्य जीतना नहीं है। दिल्ली में दोबारा वो जो सत्ता हासिल करनी है जिसमें 400 पार का आंकड़ा हो, फिर जो उन्हें जैसा करना है। इसीलिए आप देखिए, अभी मोहन भागवत जी की भी परिभाषा बदल गई है, वो अब कुछ और कहने लगे हैं। अभी कोई बात नहीं कर रहा है किसी और चीज की, मूल बात वही है। राज्यों की स्थिति जहां तक है, मैं मध्य प्रदेश को देख रहा हूं, अफसर टीचर से, एम्प्लॉय से ऐसे बात करते हैं कि जैसे वो कुत्ते बिल्ली हैं। उत्तर प्रदेश में भी यही हो रहा है। क्या जरूरत है? अगर ईमानदारी से इनकी नीयत साफ होती तो समय है, 6 महीने में कराइए, कौन मना कर रहा है? कायदे से कराइए, विधिवत ट्रेनिंग देके कराइए, एम्प्लॉइज को समझाइए कैसे करना है, लोगों के बीच में मैसेज दीजिए, उन्हें बताइए क्या एसआईआर से हम ये हासिल करना चाहते हैं और आपको ये करना है। युद्ध स्तर पर आपने 30 दिन के अंदर आप लोगों को आपने मैदान में उतार दिया। ये कोई बॉर्डर का युद्ध थोड़ी ना है कि जाके मरो या करो। तो यहां तो पूरा एम्प्लॉइज के लिए वो स्थिति हो गई है कि कई इस्तीफा देने को तैयार बैठे, कुछ ने दे दिया है। लेकिन जो आपने पहले कहा अपनी भूमिका में, सबसे बड़ी बात यह है बुशरा जी कि टारगेट क्या है, ये आज ही पता लगा। अभी कहीं इसमें बात नहीं हो रही है। मजाक मजाक में कहा बोले कि कुछ नहीं, बंगाल से क्या हासिल तो जो 240 करवा दिया था बाबा जी ने, उन्होंने ये भी कहा कि जो उत्तर प्रदेश में जो कम हुआ है ना वो पूरा कराएंगे। तो कैसे बोले कि वोट कटेंगे? एसआईआर बिहार में कैसे हुआ? बिहार का तो आप ये देखिए ना, वोट किसके पास है, नतीजा क्या आया। तो जो राज्य जहां भाजपा की सरकारें हैं उनमें क्या करने वाले हैं, इसकी कल्पना करिए आप। क्यों? कोई रोकने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। अब आप याद करिए, राहुल गांधी ने आप कह रहे हैं ना, कोई रोकने वाला नहीं है अरुण जी, ये जो आप बात करें कोई रोकने वाला नहीं है अरुण जी, ये अभी भी एक लोकतांत्रिक कंट्री ही है ना, ये अभी भी एक डेमोक्रेटिक सेटअप है, अभी भी ये संविधान से ही चलता है। मेरा सवाल ये है, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, क्षेत्रीय नेशनल जो पार्टीज हैं,
और जो जनता है जिसने बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी को नकारा, वो चाहे बिहार की बात करें, नेशनल लेवल पर हम बात करें, पूरे देश भर में हम बात करें, लोकसभा विधानसभा के चुनाव में, क्या वो ऐसे ही मुंह बंद करके इसी तरीके से क्या वो तमाशा देखते रहेंगे और एक पार्टी जो है वो जो चाहेगी वो करती रहेगी, हर चीज की धज्जियां उड़ाती रहेगी? क्या ये देश वन पार्टी वन लीडर सिस्टम की तरफ क्या आगे बढ़ रहा है? क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, लोगों को लग रहा है कि एसआईआर हो रहा है, फॉर्म भर दो, नाम आ गया नहीं आ गया, बस इसको एक खेल की तरह से क्यों देखा जा रहा है? इट्स अ वेरी डेंजरस सेटअप। ये कल्पना से परे है जो आज आप बात करिए। मैं आपको बताता हूं, राहुल गांधी ने पूरा मुद्दा उठाया, बोर्ड छोड़ गद्दी छोड़ कर आया, अचानक 272 लोग निकल आए और राहुल गांधी चुनाव आयोग को अपमानित कर रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं पर अटैक कर रहे हैं। वो कौन लोग थे? तो नैरेटिव क्या है कि नरेंद्र मोदी एंड कंपनी को लगा कि जब ट्रॉल आर्मी कुछ नहीं कर सकती तो रिटायर्ड ऑफिशियल्स को लाए। इनका मेन टारगेट ये, इस मुद्दे पे बात नहीं आज तक की किसी ने, जो मैं आज आपसे कह रहा हूं। ये चाहते ये हैं कि देखिए, जहां आप बात करेंगे वहां हिंदू मुसलमान हो जाएगा, वहां घुसपैठिए आ जाएंगे, मेन टारगेट है। खट से राम मंदिर आ जाएगा। किसी भी मुद्दे पर ये बहस कहां करने दे रहे हैं? और नेता कौन है? राहुल को डिमीन करने की कितनी कोशिश की, लेकिन भगवान भला करे कि वो अपने लक्ष्य से अभी डिगे नहीं है, पर कोई नहीं खड़ा हो रहा है। जनता इस देश की जो हिंदू मुसलमान में बटी है, सबसे बुरा पक्ष यह है कि लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि किसके साथ क्या होगा। मुसलमान और हिंदू नहीं होगा, सबके साथ वही होगा, क्योंकि जो इनका प्लान है, अब जिस स्पीड से, जिस टाइम लिमिट के साथ एसआईआर इन 12 राज्यों में चल रहा है और जो मंशा है, वो जो उजागर हो गई बातचीत में, वो मैं कह रहा हूं, और कोई मतलब नहीं है। अभी भी राहुल पर फिर हमले होंगे। भारत की जनता अगर ठीक नहीं हुई, तो पहली बार आप देखिए, जब देश का प्रधानमंत्री हिंदू मुसलमान करे, देश की पब्लिक को जिसने संविधान की शपथ दी और वो हजारों नहीं लाखों लोगों के बीच में उस शपथ का मजाक बनाता है, उसके साथ जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट अभी तक, आप सोचिए, अभी तक सुनवाई हो जानी चाहिए थी, नहीं हुई। गवई साहब चले गए, गवई साहब कोई फैसला करके नहीं गए, जो फैसला उन्हें कर लेना चाहिए था, जो आखिर में फैसला करके गए गवर्नर्स पे, वो देखिए उसका क्या मतलब है। मूल बात यह है, अब जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी उसमें क्या निकलने वाला है वो दीवार पे लिखा है। आप भी समझ रही हैं, हम भी समझ रहे हैं, और इसी का इंतजार किया जा रहा था, इसी का इंतजार किया जा रहा था। इसीलिए ढीली रस्सी का खेल चलाया कि गवई साहब चले जाएं। अब आप देखिएगा सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा स्टैंड लिया है। सुप्रीम कोर्ट की सीधी सीधी बेइज्जती की गई, उनकी बेहुरमती की गई कि उनके आदेश को एक बार भी आयोग ने नहीं माना। और जब तक बिहार का चुनाव नहीं हुआ तब तक 12 राज्य और आ गए, जबकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, नहीं होना चाहिए था। अब आप बताओ, आप कहां जाओगे? सबका ये एक गठजोड़ है, ये सब मिले हुए हैं, और इसका मुकाबला अकेले राहुल गांधी नहीं कर सकते। इसका मुकाबला करने के लिए हम सबको खड़े होना पड़ेगा भारत के नागरिक की हैसियत से, अन्यथा हम एक ऐसे अंधेरे कुएं की तरफ बढ़ रहे हैं कि जिसका कोई विकल्प, फिर उसके बाद एक दोबारा गुलामी की तरफ जा रहे हैं, और वो गुलामी धर्म के नाम पर होगी, हिंदू मुसलमान के नाम पर होगी, और हम आपस में लड़ते रहेंगे। इनको मजाक करना है, सारा काम, सारा फायदा कुछ लोगों को हो रहा है। 5 किलो अनाज दिया जा रहा है, लोग उसी में जो है खुश हैं। सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि बिहार की जनता से हम लोग बहुत उम्मीद करते थे कि वहां के लोग बड़े जागरूक हैं, लेकिन वोट उन्होंने किसी को दिए, नतीजा क्या निकला, और वोट से ज्यादा काउंट हो गए। ज्ञानेश कुमार जी ने आखिरी दम तक पूरी मदद की। अब क्या बचा है? अब एक ही चीज होती है कि भारत ना तो नेपाल हो सकता है, ना लंका हो सकता है, ना पाकिस्तान हो सकता है, क्योंकि भारत की जनता को पिछले 12 साल में सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान में बांट दिया गया है। पढ़े लिखे लोग, मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने, जो आईएएस, आईएफएस, जो आर्मी अफसर, क्या उनके पास इतना दिमाग नहीं है क्या? बिल्कुल मतलब अक्लहीन है जो वो राहुल गांधी पे सवाल उठा रहे हैं। उन्हें ये नहीं दिख रहा कि देश में क्या हो रहा है। लेकिन
वो अपना एक वो धाम जाहिर है सी बात कि है वो कि जी, बिल्कुल जाहिर सी बात है अरुण जी, वो एक अपने जाती मफाद के लिए, कुछ लालच के लिए, सब जो हैं वो चंद टुकड़ों के लिए बिकने के लिए तैयार हैं। वो पूरे मीडिया से लेकर तमाम संस्थानों में, तमाम जगहों पर हम सबसे देख लें। बड़ी लेकिन एक सवाल ये सबसे ज़रूर है जी, नहीं, मैं जी। ये कह रहा सबसे बड़ी बात ये है कि इन्हें हम बुद्धिजीवी हुँ, कहते हैं, इन्हें हम पढ़ा लिखा मानते हुँ, हैं और ये भी जाहिलपन कर रहे हैं। इनको भी ये देश नहीं दिख रहा है, इनको एक पार्टी दिख रही है, एक व्यक्ति दिख रहा है। इतनी पढ़ाई लिखाई, इतने बड़े पदों पे रहे, इसका मतलब कि कांग्रेस तब बंदी थी जो ऐसे लोगों को उसने इतना बढ़ावा दिया। ये भी तो बड़ी चीज है कि इसके लिए भी फिर कांग्रेस जिम्मेदार हो जाएगी, अन्यथा तभी बाहर होते ये लोग। आज ये पूरी तरह से एक्सपोज है, ये तो बाहर वाले हैं, अंदर तो बिल्कुल। पूरा सिस्टम वैसे ही हो गया। तो आप किससे उम्मीद करेंगे? ज्ञानेश कुमार कुर्सी पे बैठ के ये कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो सैकड़ों या बिल्कुल। हजारों कांग्रेस हैं वो तो आगे नहीं आ रहे ना। हुँ। सबसे दुर्भाग्य की बात एग्जैक्टली यही आप है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और जिन लोगों पर ये ज़िम्मेदारी थी कि इस पूरी प्रक्रिया पर वो सवाल उठाते और कहते कि क्या किया जा रहा है देश में, उन्होंने उल्टा राहुल गांधी पर जो है वो सवाल उठा दिए, वही पर उनका काला चिट्ठा खुल भी गया, वो सबके सामने आ गया। मैं लौट रही हूँ अरुण जी आपके पास, सिद्धार्थ जी को शामिल करूंगी। सिद्धार्थ जी, बिहार में एसआईआर कराकर ये एक तरह से ये बताया गया, पहले तो उसको वैध कर दिया गया कि देखिए हमने एसआईआर की प्रक्रिया की बिहार में, उसके जरिए हमने चुनाव करा लिया, हमने शुद्धिकरण कर दिया, हमने वोटर लिस्ट का, और वहां पर चुनाव भी हो गए, मतदाताओं का धन्यवाद भी हो गया, सब कुछ हो गया, वहां पर सरकार भी बन गई। और उसके तहत उन्होंने ये करने की कोशिश की, देखिए वोट चोर गद्दी छोड़, और ये जो तमाम तरह के नैरेटिव सवाल जो ये खड़े किए जा रहे हैं ये बेमानी है। बिहार की जनता भी इससे अग्री करती है कि ये बेमानी है, इसलिए उन्होंने झोली भरकर हमें वोट दिए, हमारा 90% का स्ट्राइक रेट रहा, 20 साल के बाद भी हम सत्ता में आ गए। उसके बाद हौसले बुलंद जो उनकी पहले से तैयारी थी, फिर 12 और यूनियन टेरिटरी और राज्यों में वो करा रहे हैं वो एसआईआर को। और उस एसआईआर का नतीजा क्या हो रहा है वो हम बीएलओस की जान जाते देख रहे हैं। मतदाता जो परेशान हो रहा है, सड़कों पर मारा मारा घूम रहा है, हम उसको देख रहे हैं। लेकिन ना तो चुनाव आयोग को कोई फर्क पड़ रहा है, ना सो कॉल्ड जो बुद्धिजीवी हैं उनको कोई फर्क पड़ रहा है। मीडिया तो मर ही चुका है, उससे तो कोई उम्मीद हम कर ही नहीं सकते वैसे भी। और अब आप ये देखिए कि जो बीएलओस की जान जा रही है, वो जीती जागती जिंदगियां थी, उनके परिवार वो अपने पीछे छोड़ के गए हैं, चंद हजार के लिए वो नौकरियां करते थे, वो सब भी उनसे छीन लिया गया, वो सड़कों पर आ रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। किस तरफ जा रहा है ये पूरा सिस्टम, ये तो सवाल है ही। और अरुण जी ने जो ऐड किया कि एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि किस तरफ जा रहे हैं, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। यू नो द काइंड ऑफ पीपल दे आर, यू कांट रियली, मतलब आप उसको डिनाई नहीं कर सकते कि ये उनका प्लान नहीं होगा। जी हाँ, जो दीक्षित जी ने खुलासा किया वो आश्चर्यजनक तो है ही, लेकिन साथ में स्वाभाविक भी है। क्योंकि अगर मैंने क्रिकेट मैच का एक टूर्नामेंट खेलना है और पूरा टूर्नामेंट को मैंने फिक्स कर दिया है, अंपायर से लेके सब कुछ अगर मैंने फिक्स करके रखा है, तो मैं तो चाहूंगा ना कि जल्दी फाइनल हो जाए ताकि मैं ट्रॉफी जीत जाऊं। बीच बीच में क्या छोटा मोटा मैच खेलना। तो अगर भाजपा को एसआईआर से फायदा हो रहा है तो बिल्कुल स्वाभाविक है कि भाजपा चाहेगी कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके एसआईआर पूरे भारत में हो जाए और उसके बाद वो जो 240 है उससे वो 400 पार पर चली जाए। तो भाजपा का ये सोचना और उसका ये सोचना और उस तरह उस दिशा में काम करना बिल्कुल स्वाभाविक है। हालांकि जो दीक्षित जी ने कहा वो अपने आप में एक बहुत बड़ा खुलासा है, बहुत बड़ा खुलासा है कि भाजपा के अंदर से वो ये इस बात को कह रहे हैं। लेकिन ये खुलासा नहीं भी होता तो ये स्वाभाविक है कि अब तो उनको पता है कि बिहार में कभी भी लोकसभा चुनाव होगा तो उनका स्ट्राइक रेट बढ़ने वाला है। तो ये एक बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि ये उनका उद्देश्य यही है। उद्देश्य होना एक बात है, लेकिन क्या वो ये उस उद्देश्य में सफल होंगे? उद्देश्य में सफल होते हुए मुझे थोड़ी सी शंका दिख रही है, क्योंकि उसका कारण ये बताता हूं मैं कि लोकतंत्र ऐसे सामान्य रूप से दो शब्दों का जोड़ कहा जाता है, लोक और तंत्र। तो जनता को पूछिए तो जनता को लगता है कि लोकतंत्र का मतलब है कि मैं लोक बड़ा हूं और तंत्र छोटा है, मेरे अधीन तंत्र रहेगा करके। लेकिन जनता जब वोट के माध्यम से प्रतिनिधियों को चुनती है, किसी शासन को चुनती है, किसी सरकार को चुनती है, तो तंत्र जो है वो लोक के हाथ में नहीं रहता, वो शासन के हाथ में चला जाता है। तो शासन हमेशा कोशिश करता है कि तंत्र का बेजा उपयोग किया जाए, तंत्र को गलत इस्तेमाल किया जाए
और तंत्र के माध्यम से लोग को कंट्रोल किया जाए। तो एसआईआर में जो हो रहा है वो यही हो रहा है। बीजेपी के पास एक तंत्र है और उस तंत्र के माध्यम से वो लोगों के ऊपर दबाव ला रही है। ये यहाँ पर बीएलओ के ऊपर दबाव ला रही है तो बाद में बात करते हैं, यहाँ तो जनता के ऊपर दबाव ला रही है। बिहार के 7 करोड़ जनता के ऊपर उन्होंने दबाव लाया। जिस समय बिहार की जनता बाढ़ से ग्रस्त थी, अपने मवेशी को बचा रही थी, अपने खेत खलिहान को बचा रही थी, अपने घर के सामान को बचा रही थी, उस समय भगवा रहे थे कि आप कागज ले चलो करके। तो जनता को तो परेशान किया, तंत्र ने जनता को परेशान किया, बीएलओ को तो परेशान किया है, उस पर मैं आता हूं। लेकिन तंत्र का बेजा इस्तेमाल किया। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ना, सिल्वर लाइनिंग इन द क्लाउड, मतलब ये जो अंधेरा टनल है, अंधेरा गलियारा है, इसके अंदर एक छोटी सी जो प्रकाश की किरण है, प्रकाश की लौ है, वो ये है कि भारत में जो तंत्र है वो पूरा का पूरा केंद्र सरकार के पास नहीं होता। भारत का जो संविधान है, संविधान की धारा 1 कहती है कि भारत राज्यों का संघ है और उसके चलते भारत में 7वीं अनुसूची इसके संविधान की बनी हुई है, जिसमें कि 97 काम ऐसे हैं जो कि केंद्र सरकार के अधीन आते हैं और 66 काम ऐसे हैं जो कि राज्य सरकार के अधीन आते हैं। जैसे उदाहरण के लिए खेती, उदाहरण के लिए शिक्षा, उदाहरण के लिए आपके घर के सामने की नाली, उदाहरण के लिए पानी, ये सब चीजें राज्य सरकार के अधीन आती हैं और केंद्र सरकार के अधीन दूसरी चीजें आती हैं, जैसे उसके अधीन आ जाती है रक्षा, उसके अधीन आ जाता है विदेश नीति वगैरह वगैरह। तो भारत के संविधान में तंत्र जो है वो पूरा का पूरा केंद्र सरकार के हाथ में नहीं है। आधा तंत्र राज्य सरकार के हाथ में होता है, आधा तंत्र केंद्र सरकार के हाथ में होता है। तो ये जो बीएलओ के माध्यम से चुनाव आयोग केंचुआ जो एसआईआर करने वाला है, तो स्वाभाविक है कि चुनाव आयोग के पास ऐसा तो नहीं है कि गणेश कुमार जी दिल्ली से रोज सुबह उठते हैं और पूरे भारत के घर घर में डोर टू डोर करके खुद ही एसआईआर करते हैं। उसके लिए उन्होंने तंत्र का इस्तेमाल करके रखा है। तंत्र का मतलब जो सिस्टम में जो सरकारी नौकर हैं, सरकारी जो कर्मचारी हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। तो जहां जहां बीजेपी का अपना तंत्र है वहां पर तो इनको एफआईआर करने में आसानी हुई, जैसे बिहार में इनको आसानी हुई, जैसे मध्य प्रदेश में दीक्षित जी बोल रहे हैं, भले वहां पर समस्या हो रही है लेकिन वहां पर ये कर पा रहे हैं। लेकिन जहां जहां राज्य सरकारें दूसरी पार्टी की हैं, जहां जहां विपक्ष की राज्य सरकारें हैं, वहां पर क्योंकि तंत्र इनके साथ नहीं है, वहां पर इनको दिक्कत आने वाली है। जैसा कि आपने अभी बताया, आपके पिक्चर आपने क्या कहते हैं विजुअल्स बताए कि सिद्धार्थ जी, जो मैं सवाल आपसे पूछना भी चाह रही थी कि अगर मान लीजिए बीएलओ हाथ खड़े कर देते हैं, अभी वो सड़कों पर आ गए कोलकाता में, वो हाय हाय के नारे लगा रहे हैं, पुतले लेके सड़कों पर हैं और वो ईसीआई के दफ्तर के बाहर एक तरह से धरना दे रहे हैं। अगर तमाम बीएलओ हाथ खड़े कर दें कि भाई हम ये नहीं कर सकते, ये हमारे बस की बात है ही नहीं, क्योंकि वहां पर बीजेपी की सरकार नहीं, वहां पर किसी और की सत्ता है, तो फिर चुनाव आयोग के लिए किस तरह का चैलेंज जो है वो खड़ा हो जाएगा? ये अहम सवाल जरूर है, क्योंकि आप करेंगे तो उन्हीं के सहारे। आप अपने, जैसा आप बोल रहे थे कि अपने कंधे में बिठाकर तो लेकर नहीं आएंगे बीएलओ को रोज। तो वही उस बात पर आता हूं मैं, क्योंकि आपका सवाल बहुत जायज भी है और बहुत प्रासंगिक भी है। तो इनको जहां जहां तंत्र इनका नहीं है, जहां जहां केंद्र सरकार का मतलब भाजपा का तंत्र नहीं है, वहां वहां इनको एसआईआर करने में दिक्कत आने वाली है, आ रही है। जिस तरह से अभी आपके विजुअल्स ने बताया कि बंगाल में लोग इनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। तमिलनाडु का अभी का ताजा न्यूज है, 15 मिनट पहले वहां की एक विजय करके टीवी के नाम की पार्टी है, वो भी एसआईआर के विरुद्ध में शायद वो सुप्रीम कोर्ट वगैरह तक पहुंच गई है। स्टालिन इसके घोर खिलाफ खड़े हो चुके हैं। तो होता यह है कि क्षेत्रीय दलों का जहां जहां ताकत रहती है, तंत्र उनके हाथ में रहता है, वो अगर असहयोग करने की बात कर देंगे तो चुनाव आयोग को बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि चुनाव आयोग के पास अपना कोई स्टाफ या अपना कोई कर्मचारी नहीं होता। जिस दिन आप वोट करने जाते हैं उस दिन देखिएगा, वोट करने जब जाते हैं पोलिंग बूथ के अंदर जो 4-5 लोग रहते हैं वो तो कोई टीचर वगैरह रहते हैं, वो तो ट्रेन करके आए हुए रहते हैं। वो जो पोलिंग ऑफिसर्स होते हैं वो कौन से चुनाव आयोग के कर्मचारी होते हैं, वो तो कोई टीचर वगैरह होते हैं। तो चुनाव आयोग के पास क्योंकि कर्मचारी नहीं है, वो कर्मचारियों को तंत्र से लेता है। तो जहां जहां भाजपा का तंत्र है वहां वहां पर तो ये एसआईआर हो जाएगा, गलत होगा या सही होगा, लेकिन जिस तरह से बिहार में हुआ वैसा हो जाएगा। लेकिन जहां जहां इनका तंत्र नहीं है, जिस तरह से बंगाल में, जिस तरह से तमिलनाडु में, जिस तरह से पंजाब में, जिस तरह से आपके केरल में, जिस तरह से कर्नाटक में, वहां वहां जब भी ये करने जाएंगे तो तंत्र इनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा और तंत्र इनका असहयोग करने लगेगा। तो अभी तक बिहार में हो ये रहा था कि केंचुआ के पास
एसआईआर कर भी रहा था और तंत्र भी उसका साथ दे रहा था, क्योंकि तंत्र दबाव में था, तंत्र उसी का था। तो इसीलिए केवल और केवल एसआईआर का विरोध हो रहा था, चाहे वो राहुल गांधी विरोध करें, चाहे हम लोग इसका चैनलों के माध्यम से करें, या तेजस्वी यादव करें, या बहुत सारे लोग कोर्ट में जाके करें, एडीआर नाम की संस्था करे, योगेंद्र यादव करें, ये सब केवल विरोध कर रहे थे। कोई उसको असहयोग करके रोक नहीं रहा था। पहली बात, अब क्या हो रहा है, अब आपको आप उसको रोकते हुए दिख रहा है, आपको अब बंगाल में रुकते हुए दिख रहा है। होता इसीलिए, होगा इसीलिए, ये धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि भारत में 13 ऐसे राज्य हैं जिनकी अपनी लिपियां हैं, उनके संस्कृति अलग है, उनकी भाषा अलग है। वो लिपियां कौन है ये देखना है तो अपने जेब से 10 रुपए का नोट निकालिए, पीछे जो सब भाषाओं में लिखा हुआ है 15 भाषा में आपको पता लग जाएगा। तो भारत में जो 13 क्षेत्रीय राज्य हैं जिनकी अपनी लिपियां हैं, उन 13 में से 10 राज्यों में आज भाजपा सत्ता में नहीं है, वहां पर क्षेत्रीय दल सत्ता में हैं। तो ये जो क्षेत्रीय दल हैं और ये मिला के लोकसभा में 200 के आसपास सीटों की संख्या है, मतलब काफी ताकतवर ये ब्लॉक माना जाता है। तो ये जो ब्लॉक है, यहां पर ये कहीं पर भी किसी भी तरह का सत्ता को हथियाने का, मतलब गलत ढंग से चोर रास्ते से पावर में आने के लिए भाजपा कुछ भी करेगी, क्षेत्रीय दल बहुत तुरंत उस पर बहुत जोर से उसका रोक लगाएंगे। इसका उदाहरण हमने कल देखा कि अचानक हमने देखा कि सब कुछ ठीक ठाक था, पंजाब के बारे में, चंडीगढ़ के बारे में कोई एक पेपर निकल गया कि चंडीगढ़ को ये केंद्र सरकार ये जो लोकसभा सत्र आने वाला है उसमें अपने अधीन करने वाली है। 4-6 घंटे के अंदर पूरा पंजाब, सभी राजनीतिक दल, उसमें बीजेपी के लोग भी शामिल हो गए, कहें कि ये नहीं होने देंगे। तो होता यह है कि क्षेत्रीय दलों की अपनी एक बहुत जबरदस्त अस्मिता होती है। क्षेत्रीय दल, क्योंकि वहां के बाहर उनका कहीं होता नहीं है। ध्यान में रखिएगा, ममता बनर्जी अगर बंगाल में नहीं है पावर में, अगर ममता बनर्जी बंगाल में सत्ता में नहीं है, तो इसका मतलब भारत में कहीं और दूसरे जगह वो सत्ता में आ नहीं सकती। लेकिन जो राष्ट्रीय दल होते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उनके एक से अधिक राज्यों में ताकत रहती है। तो क्षेत्रीय दल जो होते हैं वो अपनी अस्मिता को बचाने के लिए जी जान की लड़ाई लड़ते हैं। तो 2 चीजें ऐसे होने वाली है। एक तो ये कि भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची के अधीन, क्योंकि आधा तंत्र राज्य सरकार के अधीन होता है, तो जहां जहां भाजपा के गैर भाजपा राज्य है, गैर भाजपा शासित राज्य सरकारें हैं, वहां पर इनको एसआईआर करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि वहां की सरकारें, वहां के लोग, वहां का तंत्र भाजपा का केवल विरोध नहीं करेगा, वो असहयोग भी करेगा। सिर्फ विरोध तक शामिल सीमित नहीं रहेगा, वो पूरा का पूरा असहयोग भी करेगा। तो जितना आसान इनको एसआईआर करना मध्य प्रदेश में हो सकता है या बिहार में था, उतना अब एसआईआर करना इनको आसान नहीं है। बंगाल में करना या तमिलनाडु में करना या पंजाब में करना या कर्नाटक में करना या केरल में करना, ये सब मिला के 10 राज्य हैं। अब वहां भले ये कर सकते हैं, असम में कर लेंगे, उड़ीसा में कर लेंगे, यहां तक कि गुजरात में इनका अपना राज्य है, वहां पर शिक्षक संघ ने यहाँ पर अपील कर दी है, शिक्षक संघ ने अपने शिक्षकों को कि आप बीएलओ का काम मत कीजिए, क्योंकि बीएलओ का जो ये काम है ना, ये देखिए क्रिकेट में 6 बॉल में 36 रन बनाने का अगर कोई टारगेट दे तो भले कर सकता है कि हाँ भैया चलो 6 बॉल पर 6 छक्का मार देंगे, लेकिन 6 बॉल पर 100 रन का अगर टारगेट दोगे तब तो वो असंभव बात है। और जो टारगेट पूरा नहीं कर रहा है, यहाँ अब तो ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि ये जो हमारे केचुआ के मुखिया जी हैं, इनके परिवार के लोग जो भारत के तंत्र में हैं, वो लोग बीएलओ के ऊपर एफआईआर वगैरह भी करवा रहे हैं उत्तर भारत में। तो इसका मतलब तो यह है कि आप एक तो पहले आप असंभव काम दे रहे हो, ऊपर से वो नहीं कर पा रहा है तो उसको सजा दे रहे हो। ये तो ऐसा ही हो गया एसआईआर। देखिए एक छोटी सी बात करके खत्म कर देता हूं। एसआईआर यदि कोई एक ऑपरेशन है, एसआईआर को अगर आप कोई सर्जरी या ऑपरेशन मानिए, तो ये पहला ऐसा ऑपरेशन है जिसमें पेशेंट के साथ साथ ऑपरेशन करने वाले बीएलए नाम के डॉक्टर भी मर रहे हैं। ये कैसा ऑपरेशन है भैया? ऑपरेशन थिएटर में ये तो सुनते हैं कि ऑपरेशन करता है डॉक्टर और पेशेंट मर जाता है, यहाँ पर तो ऐसा ऑपरेशन है कि डॉक्टर खुद सिधार जा रहा है। तो ये कितने दिन तक चलेगा? तो मेरे ख्याल से इनका तंत्र जहां पर है वहां पर तो होगा, लेकिन जहां इनका तंत्र नहीं है वहां इनके लिए बहुत दिक्कत होने वाली है, और ये चीज काफी दिक्कत देने वाली है। आने वाले समय में इनके लिए एसआईआर काफी टेढ़ी खीर होने वाली है, ऐसा मुझे लगता है। ओके आई होप कि आप जो कह रहे हैं वो सत्य हो और सच साबित हो, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि
अभी तो ऐसा लग रहा है कि एक तरह से एक ऐसे घोड़े पर सवार हैं जो रुकने के लिए तैयार नहीं है। जनता आक्रोश में है, जनता सवाल कर रही है, जिनसे आप काम करवा रहे हैं बीएलओ वो काम नहीं करना चाहते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अपना आक्रोश जता रही हैं, लेकिन दो लोग हैं यानी कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता और भारतीय जनता पार्टी, मोदी और शाह का तंत्र, उनको इस तमाम चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उन्होंने अपना मकसद जो है वो तय कर लिया है। मेरा सवाल यह है अरुण जी कि क्या सुप्रीम कोर्ट से कोई उम्मीद हम लगाएं? आने वाला जो विंटर सेशन है वो कितना घमासान भरा आप देखेंगे, और 14 तारीख को जो रामलीला मैदान में जो तमाम पार्टियां एकजुट होने जा रही हैं, क्या उससे हम कोई उम्मीद रखें? क्या आपको लगता है विपक्ष की जो स्ट्रैटेजी है, क्या आपको वो ठीक लगती है, या आपको लगता है कि उन्हें भी अपनी स्ट्रैटेजी में एक बदलाव लाने की जरूरत है? क्योंकि एक दो दिन पहले की बात है, मैं अखिलेश यादव को सुन रही थी एसआईआर पर, जितना सॉफ्ट होकर वो बोल रहे थे एसआईआर पर, वो ऐसा लग रहा था कि जैसे उस प्रक्रिया से कहीं ना कहीं अग्री करते हैं, या उससे उस तरह से नहीं देख रहे हैं जितना डेंजरसली ये किया जा रहा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अभी 27 दूर है, लेकिन तब तक तो वोटर लिस्ट तो हो जाएगी और जो फाइनल हो जाएगी चुनाव तो उसी पर होगा, मकसद तो वो हल कर लेंगे ना उस पर। बुशरा जी, यही सबसे बड़ी बात है जो आपने कहा ना, भारत में विपक्ष, इमरजेंसी में इंदिरा गांधी जी के समय जयप्रकाश जी थे, उन्होंने इकट्ठा कर लिया लोगों को। आज अब आपने की बात की तो सबसे पहले यहीं से शुरू। अभी एक बड़ी मैगजीन ने, एक बड़े ग्रुप ने मुलायम सिंह यादव के परिवार पर क्या एक स्टोरी छापी कि गांधारी का शाप है यादव कुल में, आपस में लड़ाई होती रहेगी। मुलायम सिंह को गए कितने दिन हो गए दुनिया से, परिवार में आज की तारीख में कुछ नहीं है, लेकिन हमला अखिलेश पे शुरू हुआ, वो किस तरह का छपा आपकी नजर से गुजरा होगा। ये जो खेल है जो इन्होंने किया है, ये सबको सिंगल आउट कर रहे हैं। मायावती जी बोली हैं पूरे उसमें एसआईआर पर, उनका कोई एक शब्द नहीं है। जो अलग अलग चीजें हैं, जैसे अभी भी इंडिया गठबंधन में ममता जी हैं भी नहीं भी हैं, जब उन पर दबाव आता है वहां भी आपस में लड़ रहे हैं। दरअसल आप ये अगर उठा के देखें, जो अभी सिद्धार्थ जी कह रहे थे दूसरे राज्यों की, मैं ये कहता हूं कि जो 8 राज्य हैं बड़े बड़े, 8-9 राज्य छोटे बड़े मिला के, उनमें जो सीटें हैं 200 के आसपास आती हैं, और बाकी लोकसभा की जो 342 सीटें रहेंगी, 344 सीटें वो आती हैं इस पट्टी में, ये जो अपनी गोबर पट्टी है। तो अब बिहार इनके पास है, उड़ीसा इनके पास है, उत्तर प्रदेश इनके पास है, मध्य प्रदेश इनके पास है, छत्तीसगढ़ इनके पास है, राजस्थान इनके पास है, महाराष्ट्र इनके पास है, गुजरात इनके पास है, दिल्ली है, उत्तराखंड है, असम है, और उसके बाद पूर्वोत्तर के। इनका आंकड़ा निकालिएगा जरा आप। और एक और बड़ी बात, अभी हुआ क्या है, असम की बात जो है, तो असम में तो वहां जो हो रहा है उसको तो और आगे बढ़ा देते हैं। पिछले चुनाव में तब तो एसआईआर नहीं था, तब भी मध्य प्रदेश की सारी सीटें बीजेपी जीत गई, जहां छत्तीसगढ़ की एक सीट मुश्किल से कांग्रेस जीती, जबकि हम 6 सीटें देख रहे थे कि जीतेंगे। यही हुआ एक अपने आप गुजरात में देखिए तो एक सीट कांग्रेस को, एक भारत आदिवासी पार्टी राजस्थान में ले गई, दिल्ली में सारी सीटें हारे, हरियाणा में जरूर हो गया थोड़ा बहुत, राज बब्बर भी वहां चुनाव हार गए थे। तो जब ये, तब इतना बड़ा इंटेंशन नहीं था, ये इंटेंशन पैदा हुआ है 240 आंकड़े के बाद। और उसके बाद अब नरेंद्र मोदी क्या करेंगे, ये भूल जाइए कि राज्य नहीं करने देंगे। जब चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त बैठे हैं, जब एहसास होगा तब होगा ना, सिस्टम तो इन्हीं का चलेगा। लोकसभा चुनाव अगर होता है या विधानसभा चुनाव होता है, इन्होंने साबित कर दिया। बिहार में इतना नंगा नाच होने के बाद भी अगर नहीं समझ में आ रहा है ये क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। हाँ, तमिलनाडु में इनके दाल नहीं गलेगी, क्योंकि इनके चक्कर में आईडीएमके खत्म हो गई। अब तेलंगाना में टीआरएस के रहते कांग्रेस आ गई, यही स्थिति। चूंकि आंध्र प्रदेश में नायडू इनके साथ हैं, नायडू कुछ भी करेंगे तो साथ बने रहेंगे, वहां से उतना खतरा नहीं है। कर्नाटक में तोड़ना चाहते हैं, कर्नाटक में कांग्रेस को तोड़ने की रोज कोशिश हो रही है। केरल में इनकी जो रणनीति चल रही है वो चल रही है। अब आप देखिए, महाराष्ट्र का चुनाव लोकसभा में कौन जीता था, कितना बढ़िया रिजल्ट आया था, लेकिन विधानसभा में सब उल्टा कर लिया इन्होंने। तो इन्हें जहां जहां ये लग रहा है कि हम कमजोर हुए, वहां वहां इन्होंने सिस्टम की मदद से, आयोग की मदद से, मशीनरी की मदद से
सब कर लिया। अगर ऐसा नहीं होता तो महाराष्ट्र में जितना लोकसभा के चुनाव को देखिए आप, विपक्ष या इंडिया गठबंधन कितनी सीटें जीता था, उस हिसाब से जरा असेंबली सीटों को लाइए। तो वहां का जब रिजल्ट आया तो एकदम पूरी तैयारी। और एक और चीज समझिए कि नरेंद्र मोदी जी ने जो एक नया पैटर्न शुरू किया है, उनका व्यक्तिगत, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को इतना घुमा के ऐसी रस्सी बना दी है कि कोई सीधा नहीं खड़ा हो सकता, जो सीधा खड़ा है वो बाहर है। तो वो पूरी ब्यूरोक्रेसी जो केचुए की तरह लटकी हुई है, उससे क्या उम्मीद करेंगे आप? अब अपने सामने महाराष्ट्र का उदाहरण है ना कि लोकसभा में कितनी शानदार जीत, उत्तर प्रदेश में कितनी शानदार जीत। उत्तर प्रदेश में अभी आप विधानसभा चुनाव करा दिए, लोकसभा चुनाव करा दिए, सब बदल जाएगा। तैयारी ही वो है। अरुण जी, एक तो ये है कि जो हमने देखा, हमने निर्भया जब कांड हुआ तब हमने देखा कि कैसे दिल्ली की सड़कों पर क्या हुआ, और उसके बाद परिस्थितियां दिल्ली सरकार में पूरी तरह से बदल गई। हमने अन्ना आंदोलन देखा, अब वो कहते हैं कि वो आरएसएस बैक्ड था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, सत्ता बदल गई, केंद्र की सत्ता बदल गई। हमने सीएनआरसी पर हमने एक बड़ा प्रोटेस्ट देखा, हमने किसान आंदोलन पर हमने एक बड़ा प्रोटेस्ट देखा। क्या एसआईआर जनता से उस तरह से जुड़ नहीं पा रहा है कि हम इस तरह से जनता को नहीं देख रहे? अभी मैं दिल्ली की बात कर रही थी, देर से ही जागे, लेकिन 2 बार इंडिया गेट पर जिस तरह की आबो हवा यहाँ पर जहरीली हो चुकी है, दोनों तरीके से जहरीली हो चुकी है। हमने सड़कों पर देखा, स्टूडेंट्स आए, जेनजी आए और उन्होंने यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया। उनके साथ भी क्या किया गया वो कल से हम तस्वीरें देख रहे हैं, उससे पहले भी हमने देखी। एसआईआर क्या सिर्फ राजनीतिक दलों का एक मुद्दा बनकर रह गया है, या जनता उससे उस तरह से कनेक्ट नहीं कर पा रही है? बिहार में तो हमने देखा लाखों लोग सड़कों पर आए, वो हमने देखा, तो वो एक एग्जाम्पल है कि जुड़ तो रहे हैं, लेकिन क्या एक मोटिवेशन की जरूरत है उनको? अब बुशरा जी मैं आपको बताता हूं, अन्ना आंदोलन के समय, निर्भया आंदोलन के समय देश में सरकार थी इंडिया गठबंधन की, तब के नेता मंत्री, उनकी सोच, मैं सौभाग्य की बात है, मैं मनमोहन जी से भी बहुत करीब से मिला हूं उन दिनों, और उससे पहले भी। अब आपको मैं ये कह रहा हूं कि उस वक्त नेतृत्व जो था वो संवेदनशील नेतृत्व था। कितने झूठे आरोप लगे और कैसे लगे, आप वो 2G और वो देखिए, विनोद कुमार राय को देखिए, उस पर भी मीडिया, क्या छोटी सी बात पे मीडिया क्या आसमान तक जाता था। आज वो चीज नहीं हो सकती है। याद करिए कि बाबा रामदेव को लेने, उनकी बात करने के लिए 2-2, 3-3 मंत्री एयरपोर्ट पहुंचे थे, तब मनमोहन सिंह बात कर रहे थे। आज क्या है, आज आपने किसान आंदोलन की बात की, शायद आजाद देश में पहली बार हुआ कि खाइयां खोद दी गई, ट्रेंचेज खोद दी गई, दीवारें खड़ी कर दी गई, किले गाड़ दिए गए, किसानों से किसी ने बात नहीं की, किसान खाली हाथ ही लौटे। जो उन्होंने कानून वापस लिए कहने को, जो किसान आंदोलन के साथ 13 महीने तक जो व्यवहार हुआ उसको देखिए, उससे पता लगता है कि अब दिल्ली में किसका शासन है, दिल्ली में कौन बैठा है। तब निर्भया आंदोलन हुआ क्योंकि सब लोग निकले छुओ मोटो, उसके पीछे भी लोग थे, वो अलग बात है। अन्ना आंदोलन हुआ, उससे सब जुड़े लोग, ठीक, वो तो आरएसएस का बैक, अब तो सब दिख रहा है सामने, लेकिन आज ये घर से नहीं निकलने दे रहे। फॉर एग्जाम्पल, तमिलनाडु के किसान आ रहे थे, 250 किसान होशंगाबाद में ट्रेन से उतार लिए गए, वो ट्रक अपनी टिकट लेके आ रहे थे। ये है दिल्ली की सोच। आज दिल्ली जनता को कुचल रही है, किसी न किसी बहाने डरा रही है, और नेता को, कोई भी नेता आए, आप देखिए ना राहुल गांधी पर किस तरह के आरोप, ये आखिरी था 272 लोगों का। ये इतने, इनका जो सिस्टम है अटैक करने का, ये इतने घिनौने ढंग से लोगों को घेरते हैं बेशर्मी के साथ कि आम आदमी, हिंदुस्तान का आम आदमी जो है, वो उसे एक तो सहारा चाहिए कि कोई बड़ा नेता होता। तो दुर्भाग्य की बात है कि जो बड़े नाम थे ऑलमोस्ट सब खत्म हो गए। वो अब तो बीजेपी में भी कोई बड़ा नेता नहीं रहा, मोदी और अमित शाह के अलावा। कांग्रेस में आप देखिए कितना अटैक राहुल गांधी और गांधी परिवार पर हुआ है। मैं बार बार कहता हूं कि अगर देश में मुसलमान पड़ोस पाकिस्तान और गांधी परिवार नहीं होता तो मोदी की राजनीति कहां होती, किस पर होती? सबसे बड़ी चीज यह है कि ये किसी भी स्तर पर जनता को एकजुट नहीं होने देने। अब अचानक अखिलेश पर हमला क्यों, मुलायम सिंह के परिवार पे क्यों? ना उत्तर प्रदेश में चुनाव है, ना कोई मतलब है, लेकिन इंडिया टुडे जो है वो स्टोरी कर रही है। तो ये जो चीज है, इन्होंने जो स्ट्रेटजी बनाई है, तोड़ेंगे तो नहीं है,
को इकट्ठा नहीं होने देंगे, साथ ही जहां से भी आंदोलन नहीं दबाएंगे। और अगर मान लीजिए नहीं दबा पाएंगे, अब राहुल नहीं दब रहे हैं, तो राहुल पर अटैक किससे कराया? एक्स ब्यूरोक्रेट से, जो सब पालतू है। उनकी पूरी बैकग्राउंड अगर किसी दिन देखेंगे तो विवेकानंद केंद्र से लेके डोभाल साहब की टीम के, लेकिन भारत के आम आदमी की समझ में नहीं आता, क्योंकि उसको क्या दिख रहा है? उसको मंदिर का ध्वजारोहण दिख रहा है, मंदिर पर, राम मंदिर पर जो ध्वजा चढ़ने वाली है उसको देख रहा है वो, और उसके दिमाग में बार बार भरा जा रहा है। मतलब आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश में 14 लोग बन रहे हैं, बुशरा, आप यकीन नहीं करेंगी, और एक और बनाने वाले हैं। अभी उज्जैन में महाकुंभ के नाम पर 1 लाख बीघे जमीन किसानों से छीनी जा रही है। किसान संघ ने विरोध किया, लेकिन उसको भी डांट दिया गया। अब मामला ठप। मतलब आप समझ लीजिए कि 2028 में जब महाकुंभ होगा, उज्जैन के आसपास के 1 लाख बीघा जमीन के मालिक किसान जमीन हो जाएंगे। क्यों? उसमें रुचि अमित शाह जी की है। तो जब इस लेवल पर काम हो रहा हो, तो आप क्या उम्मीद करेंगे? कौन सी जनता आएगी? भाई कांग्रेस जो है, राहुल अकेले दम पे राहुल कुछ भी कर लें। ये सोचिए कि कांग्रेस राहुल के साथ जिस तरह होनी चाहिए वो नहीं बन पा रही है। लोग डरते हैं, राज्यों में लोग डर रहे हैं, अभी कर रहे हैं। आप सोचिए मध्य प्रदेश में क्या नाम, बड़े बड़े लोग बिके। आज जरूरत यह है कि लोग समझे, लेकिन लोगों की आंख पर धर्म का पर्दा इतना मजबूती से चढ़ाया गया है, और ये और चढ़ाया जाएगा आने वाले। जो बात आज सामने आई है, और ये सब बिल्कुल, ये सब कुछ करके वो अपने उस मकसद में कामयाब हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इसको और ज्यादा वो आगे बढ़ाते ही जाएंगे। सिद्धार्थ जी के पास में आ रहा हूं। सिद्धार्थ जी, तो हमने देखा है कि आंदोलन ज्यादातर इनकी शुरुआत हुई है वो हमने हिंदी पट्टी से हमने देखा है, जेपी का देखें या इसके अलावा भी हम ये देखें कि अन्ना का आंदोलन भी यहाँ हुआ। उसको लेकर अलग अलग तरह के लोगों के सवाल है, मैं उसमें अभी नहीं जाऊंगी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये क्या सिर्फ राजनीतिक पार्टियों का एक आंदोलन बन गया है, जो एक मोटिवेशन है, क्या जनता में उस तरह से पैदा नहीं हो रहा? और क्या आपको लग रहा है कि इस बार राजनीति का जो केंद्र है, यानी कि इस सब में जो उबाल आने का जो बार बार बात कही जा रही है, वो क्या इस बार आप साउथ से होता देखेंगे? और क्या उसका असर हिंदी पट्टी पर होगा फिर उस तरह से? क्योंकि कल्चरली दो डिफरेंट, एकदम डाइवर्स हम ये देख रहे हैं कि दो डिफरेंट कल्चर हैं। वहां जो हो रहा होता है उससे यहाँ बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता, यहाँ जो हो रहा होता है उससे वहां ज्यादा बहुत कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। बहुत संक्षेप में अगर इस बारे में अगर हम देखते हैं, तो क्या आपको लग रहा है, क्योंकि मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि पश्चिम बंगाल में चिंगारी उठते हुए हम देख रहे हैं, स्टालिन ने सीधे सीधे बिल्कुल अपना कह सकते हैं कि मोर्चा खोला हुआ है। तो इसलिए साउथ से क्या इसकी शुरुआत होगी, और क्या फिर हिंदी पट्टी उसके साथ जुड़ेगी? कैसे देख रहे हैं आप इस सबको? क्योंकि कहीं से कुछ तो होगा, या फिर जैसे अरुण जी कह रहे हैं कि धर्म का इतना चश्मा ऐसा चढ़ा दिया गया है कि लोगों को सब हरा हरा लग रहा है। जी, एक तो आपने पहले पूछा कि जन आंदोलन खड़े कैसे होते हैं, तो ये तो मैं दावा नहीं करूंगा कि मुझे जन आंदोलन खड़ा करने का कोई अनुभव है, लेकिन मेरे पिताजी और मेरी माताजी दोनों स्वतंत्रता, मतलब दोनों के परिवार स्वतंत्रता सेनानी परिवार से थे, और मैं भी एक दो जन आंदोलन में भाग लिया हुआ हूँ। तो एक चीज तो होती है कि आप 1942 का भारत छोड़ो देखिए या 1977 का इंदिरा गांधी के खिलाफ देखिए, सत्ता विकेंद्रीकरण के लिए वो होता है। मतलब कभी जब पूरी जनता को लगता है कि मेरी कुछ चीज छिन रही है, हर व्यक्ति को लगता है कि मेरी कुछ चीज छिन रही है, मैं ताकतहीन हो रहा हूँ, मैं कमजोर हो रहा हूँ, तो लोग सड़क पे आ जाते हैं। निर्भया की आपने बात की, निर्भया में जब पूरी दिल्ली की जनता को, पूरे देश की जनता को लगने लगा कि अपराध से वो डर गई कि किसी के साथ भी अपराध हो सकता है, वैसे में वो सड़क पे आ जाती है। अन्ना आंदोलन का भी वही हाल है, उसका बैकग्राउंड कुछ हो, फोरग्राउंड कुछ हो, लेकिन भ्रष्टाचार के लिए सब लोग एक साथ आ जाते हैं कि भैया भ्रष्टाचार से तो हर आदमी पर असर पड़ रहा है। और ताजा तरीन ये सब चीजें, ये नहीं है कि इस तरह के आंदोलन केवल कांग्रेस के खिलाफ हुए हैं, बहुत सफल किसान आंदोलन हमने देखा मोदी सरकार के खिलाफ। 3 उन्होंने काले कानून लाए थे, लेकिन किसान, क्योंकि सब किसानों को वो असर कर रहा था, चाहे वो हरियाणा का किसान हो, उत्तर प्रदेश का किसान हो, पंजाब का किसान हो, सब पर असर कर रहा था। तो 1-1.5 साल में उन्होंने वो किसान कानून वापस ले लिए। तो कहीं पर भी जन आंदोलन खड़ा कर, हाँ, तो CA-NRC और SIR में थोड़ा सा अंतर यह है कि SIR जब किया जा रहा है
तो भले वो साजिश के तहत किया जा रहा है, उसमें वोट कट रहे हैं, लेकिन सभी लोगों के वोट नहीं कट रहे हैं। उन्होंने टारगेट किया हुआ है 8-10-20-10% लोगों का। तो होता यह है उसमें कि बाकी लोग उसमें 90% लोगों का तो वोट कटने वाला नहीं है। तो वो सैद्धांतिक उस चीज का समर्थन तो करते हैं, लेकिन क्योंकि उसमें उनका अस्तित्व जा नहीं रहा होता है, क्योंकि उनका अस्तित्व दांव पर नहीं होता है, इसीलिए वो जिसे कहते हैं ना लिप सर्विस दे देते हैं, मतलब बात में बता देते हैं हाँ ये गलत हो रहा है, लेकिन उसको रोकने के लिए वो विरोध तो करते हैं लेकिन असहयोग नहीं करते। विरोध और असहयोग में अंतर होता है। विरोध आप जो जबानी जमा खर्च कर दीजिए, छोड़ दीजिए, सामने वाला कहेगा आपने विरोध किया, हमको जो मन है वो करेंगे। लेकिन जब असहयोग करना शुरू करता है व्यक्ति, तब आगे बढ़ना सामने वाले को मुश्किल हो जाता है। तो एसआईआर में इन्होंने एक बहुत चालाकी इन्होंने दिखाई कि ये जो वोट काट भी रहे हैं तो 10%, 5%, 10-12% लोगों का काट रहे हैं। तो बाकी के जो 90% लोग हैं वो सैद्धांतिक रूप से भले एसआईआर को गलत माने, लेकिन क्योंकि उनका वोट नहीं कट रहा है, वो अपना काम छोड़ के उसका विरोध नहीं करेंगे। तो एक चीज तो विपक्ष को समझना चाहिए कि एसआईआर को उठाना, एसआईआर एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन एसआईआर के माध्यम से जो सत्ता का केंद्रीकरण करने की भाजपा कोशिश कर रही है, पूरी ताकत छीनने की कोशिश कर रही है, आपको उसको उस मुद्दे पर लाना पड़ेगा। और यही चीज स्टालिन कर रहे हैं, यही चीज भगवंत मान कर रहे हैं, यही चीज ममता बनर्जी कर रही है। ये लोग जब अपना अपना विषय उठा रहे हैं, जैसे स्टालिन ने 2 दिन पहले विषय उठाया, जो सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट आया उसके ऊपर, सुप्रीम कोर्ट में जो राष्ट्रपति का कोई एक आया था, उस पर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गवर्नर को हम कोई मियाद नहीं दे सकते, ठीक है। दूसरा, कल हमने देखा भगवंत मान ने पंजाब में जो चंडीगढ़ के विषय में ट्वीट किया। और तीसरा हम आजकल देख रहे हैं ममता बनर्जी जो ट्वीट कर रही है। ममता बनर्जी ने तो आज अभी थोड़ी देर पहले ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री के नाते चुनाव आयोग को एक पत्र भी लिखा है। ये तीनों चीज देखिए, तीनों अलग अलग चीजें हैं। बंगाल में ममता बनर्जी एसआईआर पर लिख रही हैं, पंजाब में भगवंत मान लिख रहे हैं चंडीगढ़ को लेने पर, और तमिलनाडु में स्टालिन लिख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पर। लेकिन तीनों का भाषा देखिए, वो तीनों कह रहे हैं कि भारत की संघीय व्यवस्था पर हमला है। तो होता यह है कि क्षेत्रीय दल, आप जो पूछ रहे थे ये क्या साउथ से निकलेगा, बात ये साउथ की नहीं है। इसीलिए मैंने कहा आप अपने जेब का नोट निकालिए, देखिए उसमें जो भाषाएं लिखी हुई हैं, एक अलग आपकी कोई भी किसी भाषा की अलग लिपि जैसे ही बन जाती है, उसकी एक अलग अपनी संस्कृति बन जाती है, और वो अपनी सांस्कृतिक अस्मिता को बचाने के लिए, अपनी क्षेत्रीय अस्मिता को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो भारत में पंजाब की अपनी अलग लिपि है, बंगाल की अपनी अलग लिपि है, आंध्र प्रदेश की अपनी अलग लिपि है, तेलंगाना की अपनी अलग लिपि है, तमिलनाडु की अलग लिपि है, पांडिचेरी की अलग लिपि है, केरल की अलग लिपि है, कर्नाटक की अलग लिपि है। ये सब लिपि मिला लीजिए 10 राज्य ऐसे हैं जो कि भाजपा के हाथ में नहीं है, भाजपा शासित नहीं है। यहां पर वो लोग अपनी अस्मिता के लिए जो लड़ाई लड़ेंगे, तो विषय सबके अलग अलग होंगे, लेकिन सब लोगों की मांग एक ही होगी कि सत्ता केंद्रीकरण आप कर रहे हो। और भारत के संविधान में सत्ता केंद्रीकरण तो है ही नहीं। भारत का संविधान का जो पहला अनुच्छेद शुरू होता है, वो कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। कहां लिखा हुआ है कि भारत केंद्र शासित प्रदेशों का संघ है? अगर भारत राज्यों का संघ है और हर राज्य को 66 काम करना भारत के संविधान में है, तो हमें अपना काम करने दीजिए ना। हमारे काम को आप कैसे छीन सकते हैं? आपका काम आप कीजिए, हमको अपना काम करने दीजिए। पाकिस्तान पर रफाल उड़ाना है या पाकिस्तान के ऊपर ब्रह्मोस मिसाइल चलाना है, वो केंद्र सरकार सोचेगी। और हमको अपने राज्य में अपने नागरिकों को क्या देना है, मिड डे मील देना है, या जिस तरह से दिल्ली ने किया था, हम अपनी महिलाओं को, दिल्ली सरकार ने बोला हम अपनी महिलाओं को 1,000 रुपए देंगे। अरे मुझे ये बताइए कि दिल्ली की सरकार अगर मुनाफे में है, उसने अपने बजट में दिखा दिया कि वो मुनाफे में है, वो 1,000 रुपए अपनी महिलाओं को देना चाह रही है, तो केंद्र सरकार काहे रोक रही थी उसको? जब तो होगा ये कि आने वाले समय में ये जो क्षेत्रीय दल हैं, जिनकी भी अपनी लिपि है, वो इस चीज को, मुद्दा अलग होगा, कहीं पर एसआईआर होगा, कहीं पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होगा, कहीं पे ये जो सदन में एक नया प्रस्ताव लाने वाले होंगे चंडीगढ़ में बिल के नाम पर। लेकिन ये सब जो तर्क लेंगे, वो तर्क लेंगे भारत के संविधान की धारा 1, जो कि कहता है भारत राज्यों का संघ है। अगर भारत राज्यों का संघ है तो केंद्र राज्य के ऊपर किसी भी तरह की दादागिरी नहीं कर सकता।
केंद्र किसी भी नाम पर दादागिरी करेगा, वो एसआईआर के नाम पे दादागिरी करेगा तो ये लोग रोक लेंगे। वो लोग अगर चंडीगढ़ को छीनने के नाम पे दादागिरी करेगा तो ये लोग रोक लेंगे। वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के नाम पर दादागिरी करेगा तो ये लोग रोक लेंगे। तो होने वाला यह है जो आपने पूछा है उसका संक्षेप में, ये विषय ये नहीं है कि ये साउथ से निकलेगा, ये विषय ये है कि ये क्षेत्रीय दलों का जहां जहां पर किसी भी राज्य की अपनी लिपि है, अपनी उसकी एक स्वतंत्र लिपि है, इसका मतलब उसका एक अपना स्वतंत्र अस्तित्व है और वो भारत के संविधान सम्मत है, क्योंकि संविधान खुद बोलता है कि भारत राज्यों का संघ है। आपके नोट पर भी इतनी सारी भाषाएं अगर लिखी हुई है, इसका मतलब आप भी मान रहे हैं, भारत का संविधान मान रहा है कि भारत में इतने अलग अलग राज्य हैं। तो ये सब राज्य किसी भी हालत में केंद्र को अपनी पूरी ताकत केंद्र को समर्पित करने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये सब क्षेत्रीय पार्टियां हैं। वो उसके स्टैलिन अगर तमिलनाडु में चुनाव हार जाते हैं। जी माफ कीजिएगा, आपको मैं इंटरप्ट कर रही हूँ। जब हम बात कर रहे हैं तो अभी खबर है कि प्रोटेम स्पीकर जो है वो जेडीयू के नरेंद्र नारायण यादव को जो है वो बनाया गया है और आरिफ मोहम्मद खान ने उन्हें शपथ भी दिला दी है। तो ये एक बड़ी खबर हम मान सकते हैं। फिलहाल जब ये कहा जा रहा है क्षेत्रीय दल की ताकत, ले रही हूँ जी जी क्षेत्रीय दल की ताकत, ये मैंने पहले भी कहा था कि क्षेत्रीय दल कभी भी अपने अस्तित्व को खत्म होने नहीं देंगे। नीतीश कुमार जानते हैं कि बिहार में कोई भी आज जब चुनाव हो जाते हैं तो चुनाव में एमएलए वगैरह जीतते हैं अलग बात है, लेकिन संवैधानिक पद पर 3 लोग होते हैं किसी भी राज्य में। एक होता है राज्यपाल जो कि केंद्र का व्यक्ति हो जाता है, एक होता है मुख्यमंत्री जो कि एमएलए चुनता है, तीसरा ये दोनों होते हुए भी सदन के अंदर जो भी काम होता है वो होता है स्पीकर के द्वारा। तो नीतीश कुमार किसी भी हालत में ये 3 में से 2 चीज अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। अब राज्यपाल तो उनका है नहीं, राज्यपाल तो पहले से केंद्र का है, तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री भी बने रहेंगे और स्पीकर भी उन्हीं का रहेगा। जी ये क्षेत्रीय दलों की ताकत है, क्षेत्रीय दलों की ताकत है। ये क्षेत्रीय दल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए जी जान लगा देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि आप ये देखिए कि जब ये गृह मंत्रालय दिया गया बीजेपी को, जब चला गया तो जाहिर सी बात है कि फिर ये लगा कि भाई ये तो बिल्कुल इनकी तो चल ही नहीं रही। और फिर ये बाकाया तौर पर नाम चलाया गया मीडिया में, ये कहा गया कि स्पीकर जो है वो अभी बीजेपी के पास चला गया है। लेकिन अभी फिलहाल तो हम कह सकते हैं कि प्रोटेम स्पीकर जो है वो बनाया गया है जेडीयू कोटे से ही। अब आगे देखना यह है कि आगे और क्या होता है, लेकिन फिलहाल लग रहा है नीतीश कुमार अपनी बातें मनवाने में यहां तक तो कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। वक्त की कमी है, कार्यक्रम को यही समाप्त करूंगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी। नमस्कार।